नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत फरवरी महीने के जो शेष करंट अफेयर्स बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको पूरी कंपाइल्ड पीडीएफ जो है फरवरी महीने की उपलब्ध करा दी जाएगी। कहाँ? तो टारगेट करंट AK 123 टेलीग्राम चैनल पर। तो इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्विज भी कराई जा रही है और सवालों का स्तर कैसा है ये आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। एक सूचना और आपको देता चलूँ साथियों, मार्च महीने का करंट अफेयर्स हम लोग ई दृष्टि के बजाय किसी और मैगजीन से करेंगे या फिर इधर उधर के सोर्स वेबसाइट वगैरह से आपको उपलब्ध कराऊंगा, जैसे पहले कराता था अचूक मारक सामग्री में। क्यों दोस्तों? क्योंकि दृष्टि जो है लगभग 7 से लेकर 10 अप्रैल तक आएगी और आप लोग जान ही रहे हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक है, प्रेशर पहले से है अभ्यर्थियों पर, तो ऐसे में रिस्क नहीं लेना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको मार्च का करंट अफेयर्स जो है, हालांकि ई दृष्टि से कुछ इनपुट रहेगा क्योंकि ये दिन प्रतिदिन भी करंट अफेयर्स देते हैं, तो वहाँ से थोड़ा कंटेंट एडाप्ट कर लिया जाएगा। बस इस बात को लेके आश्वस्त रहिए कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। चलिए, महाराष्ट्र, MAH का मतलब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में जो है साथियों PM श्री योजना जो है लागू हो गई है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात जो है 60:40 है, याद रखिएगा। PM श्री योजना दोस्तों किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। जी हाँ, जो स्कूल हैं सरकार के, प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूल चुने जाएंगे और उन स्कूलों को जो है आदर्श स्कूल मतलब आधुनिक सुविधाओं से लैस करके तैयार किया जाएगा। तो वही प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है PM श्री योजना। तो इसका उद्देश्य याद रखिए, सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2023 को घोषणा हुई। तब क्या मतलब है इसका कि ये बजट में घोषित किया गया। क्या उद्देश्य है? जागरूकता बढ़ाना। किसके विषय में? सिकिल सेल एनीमिया के विषय में। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई है और लक्ष्य रखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, 2047 तक इसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। यह एक आनुवांशिक रक्त विकार है दोस्तों, जो RBC को प्रभावित करता है, रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, हंसिया नुमा हो जाती है उनकी संरचना और ऑक्सीजन का परिवहन बाधित होता है। सीधे सीधे खून की कमी मान के चलिए। चंडीगढ़ क्यों चर्चा में रहा है? उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना जो है यहाँ पर स्थापित की जा रही है, जिसकी क्षमता जो है 2000 kWp है। फिर है बांदीपुर युवा मित्र शैक्षणिक कार्यक्रम। आपसे एक सवाल सीधे पूछ लिया जाता है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो सही जवाब है कर्नाटका में। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व और कर्नाटक वन विभाग के साथ साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के बीच एक समझौता हुआ है। किस चीज़ को लेकर? कि शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उनकी एक श्रृंखला चलाई जाएगी जिसके माध्यम से छात्रों को जो है जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से जैव विविधता को संरक्षित किया जाए बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। छत्तीसगढ़ भैया क्यों चर्चा में है? मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना की शुरुआत की है। दोनों योजनाओं का उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली जो है विरासत झरोखा, मतलब झरोखा का मतलब सिनेमा, सलीमा की बात हो रही है। बचपन में आप लोग देखते होंगे, जो आता था 5-10 रुपए का, कहते थे सलीमा। उसमें से जो है जिस तरह से फ़ोटो देखते थे ना हीरो हीरोइनों के, वैसे ही जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा प्रत्येक जिले के महाविद्यालयों में, याद रखिएगा। वहीं मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना क्या है दोस्तों? इसमें क्या होगा? इसमें जो है धरोहरों के विषय में जागरूक किया जाएगा। तो इसमें जो है
विरासत झरोखा योजना में दिखाया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें जो है उसको और इनरिच किया जाएगा, थोड़ा जागरूकता प्रदान की जाएगी विद्यार्थियों को। तो सीधे सीधे या फिर कहें लब्बो लुआब दोनों योजनाओं का ये है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण से ही संबंधित हैं दोनों योजनाएं। कौन सी? मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू की हैं? जो छत्तीसगढ़ ने शुरू की हैं। और छत्तीसगढ़ के किसने? सांस्कृतिक विभाग ने शुरू की हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जल संरक्षण योजना दोस्तों कहाँ शुरू की गई है? JKD अर्थात झारखंड ने शुरू की है, जनवरी 2023 में शुरू की है। आपको बताता चल रहा हूँ, जिस खबर में जो है जनवरी अंकित रहेगा या कोई और महीना अंकित रहेगा तो उसका मतलब ये है कि ये घटना फरवरी की नहीं है। बाकी सारी घटनाएं जो है फरवरी महीने की हैं, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण योजना का सूखे से प्रभावित किसानों को लाभ प्रदान करना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जल संरक्षण योजना की शुरुआत कहाँ की गई? स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना महत्वपूर्ण है दोस्तों, किस राज्य ने शुरू की है? तो PB अर्थात पंजाब ने शुरू की है। उद्देश्य क्या है? जो सरकारी स्कूल हैं उनका उन्नयन करना, उन्हें जो है दिल्ली मॉडल के आधार पर विकसित करना इस परियोजना का उद्देश्य है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है यहाँ से। टोपेक्स 2023 क्या है? भारतीय नौसेना का अभ्यास है, केवल भारतीय नौसेना का ही अभ्यास है, याद रखिएगा। इसमें कोई और देश शामिल नहीं हुआ। अभ्यास ईस्टलिक 2023 महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच किया गया, याद रखिएगा। हुआ कहाँ? तो पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान वही है जिसकी राजधानी समरकंद है, माफ़ कीजिएगा ताशकंद है। और समरकंद में दोस्तों क्या हुआ? समरकंद भी यहाँ का एक शहर है जहाँ पर 22वें SCO का सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। और यहीं पर बनारस को जो है सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया, किसकी? SCO की। फिर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है ये उसी की है। उसके G20 समूह की बैठक हुई है कहाँ? आगरा में, याद रखिएगा। फिर है MFACS 2023 क्या है दोस्तों? तीनों सेनाओं जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं का द्विवार्षिक अभ्यास है। कहाँ आयोजित हुआ? काकीनाडा में, याद रखिएगा। MFACS। और इधर टोपेक्स केवल भारतीय नौसेना का था। जी हाँ, चैनल का नाम है टारगेट करंट AK 123, इसको ज्वाइन कीजिए, सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, नवाचार को बढ़ावा देना है इस क्षेत्र में उद्देश्य इसका। विश्व प्रौद्योगिकी विधि सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? टोरंटो कहाँ है? कनाडा में। कब? मई 2023 में, याद रखिएगा। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक दोस्तों कहाँ हुई? तिरुअनंतपुरम, जो कि केरल में है, याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों तिरुअनंतपुरम में क्या है? ताड़ के पत्तों का एक संग्रहालय बनाया गया है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य की आप स्पेलिंग याद रखिएगा, बर्तनी में पूछ लिया जाता है, लोग गलत कर देते हैं उसको। कई लोगों की डिमांड है कि CSET से संबंधित कुछ कंटेंट उपलब्ध करा दीजिए, तो साथियों बिल्कुल आपकी डिमांड को ध्यान में रखा जाएगा। कुछ चीज़ें आपको ज़रूर उपलब्ध करा दूंगा जिससे आपका कल्याण हो जाए। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर बिम्स्टेक कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। तारामंडल और विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया कहाँ? कोटा में, राजस्थान में। राजस्थान वाले इसको याद रख लें, यूपी वाले छोड़ सकते हैं। समझौता हुआ केंद्र और राज्य दोनों के बीच स्थापित करने के लिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता हुआ दोस्तों, किस लिए? अगले 8 से 10 वर्षों में
12 चीते प्रतिवर्ष लाए जाएंगे और इनको कहाँ छोड़ा जाएगा? वहीं कहाँ? कूनो नेशनल पार्क में, याद रखिएगा। याद रखिएगा, टाइगर मीन्स चीता नहीं होता है, टाइगर मीन्स होता है बाघ और चीता मीन्स होता है चीता। राजस्थान का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापित किया गया कहाँ? जयपुर में। राजस्थान स्पेशल है, यूपी वाले छोड़ सकते हैं। दिव्यांगजनों को चिकित्सकीय सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों को ऋण जो है देने के लिए एक योजना लॉन्च की है, समझौता हुआ है। ये ऋण जो है कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। किसके बीच समझौता हुआ है? भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण और एसबीआई के बीच। तो एसबीआई और भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, याद रखिएगा। सीधे पूछा जा सकता है कि कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए किन दो संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। एक सतत भविष्य के लिए दालें जो हैं इसकी थीम थी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, कृमि का मतलब कीड़े से होता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है दोस्तों। उद्देश्य इसका क्या है? बच्चों को कृमि से मुक्त करना। WHO के अनुसार भारत में जो है 241 मिलियन बच्चे जो हैं कृमि से पीड़ित हैं। कृमि क्या होता है दोस्तों? इसको ब्लेमिंथ भी कहते हैं। मृदा संचारित कृमि मतलब मिट्टी के द्वारा ये पनपते हैं। मल द्वारा दूषित मिट्टी के माध्यम से बच्चे में ये घर कर जाते हैं, याद रखिएगा। इसलिए गंदी जगहों पर बच्चों को नहीं खेलने देना चाहिए। भारतीय ऊर्जा सप्ताह दोस्तों कब मनाया गया? 6 से 8 फरवरी। अब आप कहेंगे कि 6 से 8 फरवरी के बीच सप्ताह कैसे पूरा हो गया? तो सप्ताह की गिनती जो है दोस्तों 1 फरवरी से की गई है, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन बेंगलुरु में मोदी जी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। भारतीय ऊर्जा सप्ताह। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2008 में। अब सवाल बनता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। 24 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यूपी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। 2022 में मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को, जब हमारा गणतंत्र दिवस भी होता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक किताब है दोस्तों, किसने लिखी है? मुनि राम सकलानी ने लिखी है, याद रखिएगा। उत्तराखंड वाले इसको याद कर लें कि इसका विमोचन जो है पुष्कर धामी ने किया है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वनी फर्नांडीज के द्वारा। उसका विमोचन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। जादूनामा दोस्तों किसने लिखी है पुस्तक? अरविंद मंडलोई ने। इसमें यह जो पुस्तक है जावेद अख्तर से संबंधित है, याद रखिएगा। जादूनामा, जादू और जावेद, जावेद के शब्दों में जादू है, शायरी से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। जावेद अख्तर आप लोग सभी जानते होंगे, तो याद करने के लिए बताया है जादू और जावेद। महामारी तैयारी उत्कृष्टता केंद्र बनेगा दोस्तों कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान में, याद रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको बनाएगा, यह भी याद रखिएगा। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही है जिसने कोविशील्ड नामक टीका बनाया था, याद रखिएगा, कोविशील्ड। हेलो उज्जीवन ऐप क्या है दोस्तों? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक ऐप है जिसका उद्देश्य कम पढ़े लिखे लोगों को बैंकिंग सुविधाएं जो है आसानी से उपलब्ध कराना, उन्हें ट्रेंड करना कि किस तरह से जो बैंकिंग सेवाएं हैं उनको वो संपादित कर सकते हैं। गैब्रियल क्या है दोस्तों? न्यूजीलैंड में उत्पन्न एक चक्रवात है, मतलब न्यूजीलैंड को प्रभावित करने वाला एक चक्रवात है। NL का मतलब न्यूजीलैंड है। इससे प्रभावित होकर यहाँ की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है, याद रखिएगा। स्काई UTM क्या है साथियों? सबसे पहला सवाल,
स्काई अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। विकास जो है इसका किसने किया है? स्काई एयर ने। विकल्प में DRDO भी लगा रहेगा, तो भ्रमित मत हो जाना। देश का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, याद रखिएगा। ये जो ड्रोन की संस्कृति आ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए स्काई UTM एक तरह का सिस्टम है, याद रखिएगा। अनावरण इसका बहुत महत्वपूर्ण है, गडकरी जी ने किया है, ना कि विमानन मंत्रालय के मंत्री कौन है इस समय, क्या नाम है उनका, सिंधिया जी, उन्होंने नहीं किया। विकल्प में वो भी रहेंगे। अनावरण जो है इसका गडकरी ने किया है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन दोस्तों बस्ती में किया जाता है। इस बार दूसरा था। 18 जनवरी को शुरुआत हुई, उद्घाटन मोदी जी ने किया। वहाँ के सांसद जो हैं हरीश द्विवेदी, ये 2021 से इसको करा रहे हैं। आदि शौर्य क्या है साथियों? एक जनजातीय नृत्य महोत्सव है। कहाँ आयोजित हो रहा है? JLN स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय दोनों संयुक्त रूप से इसका आयोजन कराए थे। कब से कब तक? 23 से 24 जनवरी तक, याद रखिएगा। अब आर्थिक समीक्षा से बनने वाले सवालों को देखते हैं। 31 जनवरी को प्रस्तुत हुई, याद रखिएगा। इसके बाद 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ, यह भी याद रखिएगा। बजट से ठीक पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? अनंत नागेश्वर, इनके नेतृत्व में इसको तैयार किया गया, ये भी याद रखिएगा। 2022 से 23 में जो है GDP ग्रोथ का अनुमान कितना बताया गया है आर्थिक समीक्षा में? 7%। और 2023-24 में कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 6 से लेकर 6.8%। सारे के सारे जो फैक्ट दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सब उंगलियों पे होने चाहिए। बेरोजगारी दर पिछले 4 सालों में न्यूनतम रही है, कितनी? 7.2%। GST करदाता जो हैं 2 गुने हुए हैं, तो बढ़कर कितने हो गए हैं? 1.4 करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में। प्रत्यक्ष कर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 26% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। केंद्र की देनदारी कितनी है दोस्तों? तो 56% या 56.7% जो है केंद्र की देनदारी है। कैसे याद रखेंगे? केंद्र के जो प्रमुख हैं या मुखिया हैं अपने मोदी जी, उनका सीना 56 इंच का है, लेकिन देनदारी भी इन पे 56% है, याद रखिएगा। खाली याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। अब भूलेंगे नहीं कि 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं और देनदारी है 56%। कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितनी है साथियों? 47%, याद रखिएगा। 55 दिया रहे अगर विकल्प में तो भ्रमित नहीं होना है। LPG कवरेज साथियों कितना हो गया है? 99.8%। 2030 तक 40% विद्युत ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसको पहले ही प्राप्त कर लिया है, ये भी याद रखिएगा। तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा था? तो 2030 तक। 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य और निर्धारित कर दिया गया है। इतना तो हमने प्राप्त कर लिया है 40% वाला, लेकिन अब कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 500 गीगावाट, ये भी याद रखिएगा। 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो 315 मिलियन टन। सेवा क्षेत्र में FDI कितना रहा दोस्तों? 22%। भारत जो है तीसरा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है, ये भी याद रखिएगा। मेक इन इंडिया 2.0 जो है साथियों कितने क्षेत्रों पर निर्भर है? क्षेत्रों से मतलब यहाँ पर क्षेत्रकों से है। कितने क्षेत्रों पर निर्भर है? तो 27 क्षेत्रों पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है, 10वां। टॉप 10 सेवा निर्यातकों में भारत अपना शामिल हो गया है। 2021-22 में मैक्सिमम वस्तु का निर्यात कितने का हुआ है? तो 422 बिलियन डॉलर का, ये भी याद रखिएगा। टारगेट करंट AK 123 टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए और वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेमिटेंस प्राप्तकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। भारत ने सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त किया। रेमिटेंस क्या है? जो विदेशों में काम करने जाते हैं लोग और पैसा भेजते हैं भारत में, तो सभी देशों के जाते हैं। तो भारत जो है अव्वल रहा है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको और तीसरे नंबर पर चीन रहा है। तीनों को याद रखिएगा, क्रम आपसे पूछा जा सकता है। भारत ने कितने डॉलर जो है प्राप्त किए हैं? तो 100 बिलियन डॉलर अब तक का रिकॉर्ड है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कितने बिलियन डॉलर? 100 बिलियन डॉलर। दिसंबर 2022 में विदेशी मुद्रा भंडार भारत का कितना हो गया है? तो 563 बिलियन डॉलर। अलग अलग किताबों में, अलग अलग स्रोतों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको यही वाला याद रखना है, ये ऑथेंटिक है। ये सारी जानकारी जो है आपको टारगेट करंट के माध्यम से दी जा रही है, इसीलिए ये ब्रैकेट में टीसी लिखा है। और ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये कितने महीने के आयात के लिए सफिशिएंट है? तो सही जवाब है 9.3 महीने के लिए। अब दशमलव से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये सवाल पूछा जाता है। भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है, 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। अब सवाल पूछा जाए कि 1 नंबर पर कौन है? तो चीन है। मैक्सिमम तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। बाह्य ऋण जीडीपी का कितना हो गया है? 19%। ये 0.2 का मतलब ये भी शामिल था, लेकिन इसको छोड़ दिया गया है। तो बाह्य ऋण जीडीपी का कितना है भारत पर? 19%। कृषि उत्पाद निर्यात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 18% की। भारत में जैविक किसान कितने हैं साथियों? तो 44 लाख जैविक किसान हैं। जैविक खेती कितने क्षेत्रफल पर होती है भारत में? तो 59 लाख हेक्टेयर। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों। भारत जो है मोबाइल का निर्माता चौथा हो गया है, तो दूसरा याद रखिएगा। सर्वाधिक एफडीआई मतलब मैक्सिमम एफडीआई किस क्षेत्र में आई है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। फिर सवाल एक और है, प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर कितनी है? इम्पॉर्टेंट सवाल है। 1,70,620 रुपये चालू कीमतों पर है और 96,522 रुपये जो है स्थिर कीमतों पर है। तो साथियों, ये आर्थिक समीक्षा कंप्लीट हुई और इसी के साथ फरवरी महीने का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो गया, ख़त्म। बाय बाय, टाटा। तो इसकी कंपाइल्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।